यूपी करंट अपडेट प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, हर सप्ताह हम यूपी से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आपके सामने आते हैं ताकि आगामी यूपी पीएससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें करंट घटनाओं से संबंधित आपके सभी प्रश्न लगातार सही हो सकें और आपकी तैयारी लगातार अद्यतन होती रहे। इस बार भी हम कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों से ही। आज का आपका पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को पहले सौर शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है, यानी सोलर सिटी के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है सबसे पहले शहर के रूप में? वाराणसी, अयोध्या, मेरठ या प्रयागराज? इसका सही उत्तर है अयोध्या। इसकी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं और व्याख्या यह है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के ने अयोध्या और वाराणसी के साथ साथ राज्य के 17 प्रमुख शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण किया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। आप जानते हैं कि सोलर सिटी के रूप में अगर किसी भी शहर को विकसित किया जाता है तो ये भारत की कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत प्रमुख बिंदु देखते हैं। प्रमुख बिंदु यह है कि अयोध्या को राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में स्थापित करने का प्रयास सरकार कर रही है। वाराणसी में बड़े पैमाने पर सौर संयंत्र के उद्घाटन की तैयारी चल रही है, जिससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी स्थिति में आ जाएगा। अयोध्या में पहले से ही 14 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, जबकि अतिरिक्त 40 मेगावाट क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है और उत्पादन जल्द ही शुरू हो जाएगा। अयोध्या में सोलर सिटी परियोजना में 2500 से अधिक सौर संचालित स्ट्रीट लाइटों की स्थापना शामिल है, जो स्थिरता के प्रति शहर की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। उत्तर प्रदेश के सीएम ने अयोध्या में सोलर बोर्ड का हाल ही में उद्घाटन किया है। अयोध्या में सौर ऊर्जा से चलने वाली सुविधाएं जैसे एटीएम और इसके 40 सौर चौराहों पर लगे सोलर ट्री भी हैं, जो शहर के नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को अपनाने का एक प्रतीक है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य देश का एकमात्र ऐसा राज्य होने जा रहा है जहां पर 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। इसका भी सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। और ये घटना क्यों सामने आई है वो इसका जिक्र हम अभी करते हैं। विमानन क्षेत्र की तीव्र गति पर जोर देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि यह राज्य 21 हवाई अड्डे स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बनने की तरफ अग्रसर है। यूपी सरकार ने हाल ही में 5 फरवरी के दिन अपना बजट 2024-25 जारी किया, जिसके तहत जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए इसने 1150 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राज्य में पिछले 9 वर्षों में विमानन बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हुआ है और वर्ष 2014 में यूपी में केवल 6 हवाई अड्डे हुआ करते थे और अब राज्य में 10 हवाई अड्डे हैं, जिनमें अयोध्या में नव उद्घाटित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इसके अंतर्गत शामिल है। मार्च 2024 तक यूपी में 5 और हवाई अड्डे होंगे, जिनमें आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट में एक एक हवाई अड्डा होने जा रहा है। इसमें विशेष रूप से जो तथ्य प्रश्न में शामिल किया गया है वो ये है कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2024 के अंत तक वाणिज्यिक परिचालन के लिए तैयार हो जाएगा, खुलने वाला है, जिससे उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य होगा जहां पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों स्थापित हो जाएंगे। अन्य 4 जो हवाई अड्डे हैं वो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए यूपी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिहाज से। निम्नलिखित में से किस राज्य के राजस्व में पंचायतों की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? आपको बतानी है कि राज्य का जो राजस्व होता है उसमें ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर कुल राजस्व में पंचायतों के राजस्व की हिस्सेदारी ज्यादा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। इसका भी सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंतर्गत हमें इस तथ्य का पता लगता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी पंचायती राज संस्थानों का वित्त शीर्षक से रिपोर्ट भारत में पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय गतिशीलता पर महत्वपूर्ण रूप से प्रकाश डालती है। राज्य राजस्व हिस्सेदारी और अंतरराज्य असमानताओं पर यह प्रकाश डालती है और इसमें बताया गया है कि अपने अपने राज्य के राजस्व में पंचायतों की हिस्सेदारी जो है वो न्यूनतम बनी हुई है, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही ये एक महत्वपूर्ण तथ्य बताती है कि आंध्र प्रदेश में पंचायतों की जो राजस्व प्राप्तियां हैं
वो राज्य के स्वयं के राजस्व का केवल और केवल 0.0, माफ कीजिएगा 0.1% है, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य में यह 2.5% है, जो राज्यों में सबसे अधिक है। यानी अगर कहाँ पंचायतें सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्तियां करती हैं और उसके कुल राजस्व में हिस्सेदारी रखती हैं, तो वो उत्तर प्रदेश राज्य है। प्रति पंचायत अर्जित औसत राजस्व को लेकर राज्यों में व्यापक भिन्नताएं हैं, जैसे केरल और पश्चिम बंगाल क्रम से 60 लाख रुपए और 57 लाख रुपए प्रति पंचायत के औसत राजस्व के साथ सबसे आगे हैं। असम, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, सिक्किम और तमिलनाडु में प्रति पंचायत राजस्व 30 लाख रुपए से अधिक है। इस तरह की आरबीआई एक और महत्वपूर्ण सिफारिश करता है कि अधिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना और स्थानीय नेताओं तथा अधिकारियों को सशक्त बनाने का ये सुझाव दे रहा है, और साथ ही यह पंचायती राज की वित्तीय स्वायत्तता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए उपायों का समर्थन भी करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में राज्य कृषि विकास योजना के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है आपको ये बताना है। आपका ऑप्शंस है 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़, 300 करोड़ या 400 करोड़। इसका सही उत्तर है 200 करोड़। हाल ही में जो राज्य बजट द्वारा पेश किया गया है 2024-25, इसमें कृषि क्षेत्र से संबंधित मुख्यतः 3 योजनाएं हैं। राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रिस योजना और स्वचालित मौसम स्टेशन, स्वचालित वर्षामापी यंत्र की स्थापना। इसमें राज्य कृषि विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रिस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और प्रखंडों और पंचायतों में स्वचालित मौसम स्टेशन, स्वचालित वर्षामापी यंत्र की स्थापना के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए पात्र लाभार्थियों को देय राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है बजट 2024-25 में? आपके ऑप्शन है 500 रुपए प्रति माह, 1000 रुपए प्रति माह, 1500 रुपए प्रति माह या 2000 रुपए प्रति माह। इसका सही उत्तर है 1000 रुपए प्रति माह। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की देय राशि 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही तक कुल 31,28,000 निराश्रित महिलाओं को इस योजना से लाभ हुआ है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, राज्य योजना है, जिसके तहत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित या परित्यक्त महिलाओं और विधवाओं को योजना के से लाभ प्राप्त होता है, और योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपने संसाधनों से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, और उनकी वित्तीय सहायता ये प्रदान करती है इस योजना के माध्यम से। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कहां मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है? लखनऊ, कानपुर, ग्रेटर नोएडा या आगरा? इसका सही उत्तर है ग्रेटर नोएडा, और इसकी भी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको येडा के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेटर नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित कर रहा है और कैंसर देखभाल के लिए गामा विकिरण सुविधा सहित अत्याधुनिक सुविधाओं से यह सुसज्जित है। इसमें मुख्य बिंदुओं का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। इन प्रयासों में पार्क को उन्नत चिकित्सा उपकरणों से लैस करना शामिल है, जिसमें कैंसर देखभाल और रेडियोलॉजी, इमेजिंग तकनीक, एनेस्थेटिक्स, कार्डियो रेस्पिरेटरी उपकरण और साथ ही पेसमेकर तथा कोक्लियर इम्प्लांट से जुड़े उपकरण इसके अंतर्गत शामिल होंगे। नोएडा में जेवर हवाई अड्डे के पास 350 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला मेडिकल डिवाइस पार्क नवाचार का प्रतीक बनने के लिए तैयार है, और साथ ही मेडिकल डिवाइस पार्क में प्रयोगशालाएं और केंद्र सुविधाएं होंगी जो एकीकृत स्थान पर विभिन्न प्रकार के परीक्षणों को सुव्यवस्थित करेंगे। इस रणनीतिक दृष्टिकोण का उद्देश्य विनिर्माण लागत को कम करना, चिकित्सा उपकरणों के उपयोग को अनुकूलित करना और देश भर में चिकित्सा उपकरण विनिर्माण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना शामिल है। एक और प्रश्न देखते हैं, किस राज्य द्वारा हाल ही में आग से बचाव के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य भर में 1 फरवरी से 7 फरवरी तक वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह चलाया गया? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसका भी सही उत्तर उत्तर प्रदेश है, और इसकी भी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। आगामी ग्रीष्म ऋतु के वनाग्नि को रोकने के लिए, यानी वनों में जो आग लगती है ग्रीष्म ऋतु में, उसको रोकने के लिए एक सक्रिय उपाय के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार रणनीतिक पहलों की एक श्रृंखला को लागू कर रही है। सरकार
पहले से ही हाई अलर्ट पर है और आग से बचाव के उपायों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए उसने हाल ही में 1 फरवरी से 7 फरवरी तक वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह चलाया है हाल ही में। मुख्य बिंदु क्या है? निगरानी और नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करने के लिए लखनऊ में विभाग प्रमुख और प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालयों में एक समर्पित अग्नि नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मुख्य वन संरक्षक प्रचार को राज्य मुख्यालय सेल के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है और साथ ही सरकार को अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त वनाग्नि की घटनाओं पर साप्ताहिक रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार, यानी जो सरकार को अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त वनाग्नि की घटनाओं पर साप्ताहिक रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? मुख्य वन संरक्षक को जिम्मेदार बनाया गया है। संभागीय स्तर पर सरकार ने 24 घंटे संचालन सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना को अनिवार्य कर दिया है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आने वाली परीक्षा में आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इन प्रश्नों से निश्चित रूप से लाभ होगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप समय से पा सकें और उन प्रोग्राम से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।